Hey everyone, this is Ankush from Triple S. Welcome to another lecture series of MCQs in economics. And today we'll be discussing MCQs on market structure. Okay, we'll be covering this market structure in two parts. This is part 1 and we'll be covering part 2 of market structure very soon. ठीक है जी, दो पार्ट्स में आएगा because I think ये जो टॉपिक है मार्केट स्ट्रक्चर थोड़ा लेंथी है, थोड़ा सा समझने वाला भी है. दैट्स व्हाई आई हैव डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. ठीक है, तो टुडे विल बी डिस्कसिंग पार्ट 1 ऑफ इट. बट बिफोर लाइक गेटिंग फर्दर इनटू द डिस्कशन, मैं आपके सामने ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. ठीक है, जो ऑलरेडी सुमित सर आपको बता भी चुके होंगे कि JKSSB एग्जाम्स की जो मॉक टेस्ट हैं आपको ऑलिव बोर्ड एप्लीकेशन पे मिलेंगे. ठीक, देखिए मेरे हिसाब से कोई भी एग्जाम अगर आपने गेट थ्रू करना है तो उसके लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन एंड मॉक टेस्ट. रिवीजन एंड मॉक टेस्ट, ठीक है, आर इंपॉर्टेंट टू गेट थ्रू एनी एग्जाम. आप भी इस चीज़ को अग्री करते होंगे. तो डू रजिस्टर योर सेल्फ इनटू ऑलिव बोर्ड ऐप एंड दिस इज़ इंडियाज़ लाइक स्टैंडर्ड एप्लीकेशन है ये, जहाँ पे आप अपने आप को एक्सेस कर सकते हैं. क्वालिटी क्वेश्चंस आपको जहाँ पे मिलेंगे और क्वालिटी एप्लीकेशन है ये. ठीक है, तो आप ऑलिव बोर्ड पे अपने आप को रजिस्टर करिए और ये इन मॉक टेस्ट के लिए ज़रूर अपेयर कीजिए, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा है कि रिविजन एंड मॉक टेस्ट आर द की टू गेट थ्रू एनी एग्जाम. ठीक है, फिनेंस अकाउंट असिस्टेंट की अगर बात करें तो मॉक टेस्ट 6 विल बी लाइक ऑन 1 अक्टूबर आपको मिलेगा ये. जूनियर असिस्टेंट की बात करें मॉक टेस्ट 3 विल बी ऑन 2 अक्टूबर. We have sub-inspector finance mock test on 3rd October, JSA on 4th October, Patwari on 5th October and assistant registrar mock test 2 on 6th October. Do register yourself on Olive Board app और अपने आप को एक्सेस करिए और अपना देखिए कि आप अभी कहाँ पे लाई करते हैं अपनी प्रिपरेशन में. ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर. Question number 1 says, which of the following are the features of perfect market structure? ठीक है, इनमें से कौन से फीचर्स हैं perfect market structure के. ठीक है, तो सबसे पहले we'll understand what is a market structure. Okay, तो market you all know what is a market. Market is anywhere, any place, wherever देर इज़ एन इंटरेक्शन बिटवीन बायर एंड सेलर. जहाँ पे भी बायर और सेलर की इंटरेक्शन हो. नाउ दैट इंटरेक्शन डज नॉट मीन फेस टू फेस इंटरेक्शन. नो, फिजिकल इंटरेक्शन ज़रूरी नहीं है कि आपकी फेस टू फेस इंटरेक्शन हो. दैट मार्केट कैन बी एनी प्लेस. वर्चुअल मार्केट, ऑनलाइन मार्केट है. ठीक है, आप या तो खुद बाजार जाइए, कोई सामान खरीद के लाइए, फिजिकल इंटरेक्शन हो गई. ऑनलाइन या वर्चुअली भी आप कर सकते हैं, राइट. तो वो सारी जगह जो जहाँ पे भी बायर और सेलर आपस में मतलब इंटरेक्ट करते हैं थ्रू एक्सचेंज ऑफ मनी एंड कॉमोडिटी, गुड्स या सर्विस की एक्सचेंज हैपन्स इन टर्म्स ऑफ मनी, तो दैट इज़ अ मार्केट, है ना, वो मार्केट है. अब क्या होता है कि ये जो मार्केट होती है ना, इसके फॉर्म्स हैं कुछ, इस मार्केट के कुछ फॉर्म्स हैं जिनको हमने नाम दिया है मार्केट स्ट्रक्चर का. क्या नाम दिया है? मार्केट स्ट्रक्चर का. ठीक है जी, तो मार्केट की फॉर्म्स हैं जिनको हम क्या कहते हैं? मार्केट स्ट्रक्चर. अब ये जो मार्केट स्ट्रक्चर होती है ना, बेसिकली ये जो मार्केट स्ट्रक्चर है ये ऑब्वियसली क्या बताता है? मार्केट का कॉम्पिटिशन भी बताता है. क्या बताता है? मार्केट का कॉम्पिटिशन. तो हम इसको मार्केट स्ट्रक्चर भी कहते हैं, मार्केट कंपटीशन भी कहते हैं. ठीक है, अगर आपको कहीं मार्केट स्ट्रक्चर मिले या कंपटीशन मिले, वो एक ही चीज़ होती है, राइट. ओके, अब ये जो मार्केट स्ट्रक्चर है, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं? फॉर्म्स ऑफ मार्केट. अभी मैंने बताया वो कितनी होती हैं जी, कितने मार्केट स्ट्रक्चर होते हैं. तो एक होता है परफेक्ट कंपटीशन और परफेक्ट मार्केट. मैंने आपको क्या बताया? कंपटीशन को आप मार्केट भी कह सकते हैं. देखिए मार्केट में कंपटीशन है, किन के बीच में है? अमंग सेलर्स के बीच में है. तो हमने अभी ये सोचना है कि हम सेलर हैं. ठीक है, हम अभी कस्टमर नहीं है, हम एज अ सेलर सोचेंगे, एज अ मैन्युफैक्चरर सोचेंगे, एज अ फर्म सोचेंगे. अभी हम फर्म हैं. क्या है? फर्म है, सेलर है, मैन्युफैक्चरर हैं. ठीक है जी, ओके. तो एक तो हो गया परफेक्ट कंपटीशन. परफेक्ट कंपटीशन भी कह सकते हैं और परफेक्ट मार्केट भी कह सकते हैं और परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं. एक ही चीज़ होती है परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर और परफेक्ट कंपटीशन और परफेक्ट मार्केट, वन एंड द सेम थिंग. ओके, दूसरा होता है इम्परफेक्ट. क्या होता है जी? इम्परफेक्ट. एक होता है परफेक्ट, एक होता है इम्परफेक्ट. ठीक, परफेक्ट की कोई फर्दर टाइप्स नहीं है, परफेक्ट एज सच हमने पढ़ना होता है. इम्परफेक्ट की अगर बात करें तो इम्परफेक्ट की फर्दर टाइप्स हैं. ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ. परफेक्ट हमने एज सच ऐसे ही पढ़ना होता है. इम्परफेक्ट की फर्दर टाइप्स हैं. इम्परफेक्ट की कौन कौन सी टाइप्स हैं? एक है मोनोपली. ठीक है, एक है मोनोपली, एक है मोनोपोलिस्टिक. अलग अलग हैं दोनों. ठीक है, एक है मोनोपली, एक है मोनोपोलिस्टिक, एक है ओलिगोपली, एक है ओलिगोपली. ठीक है जी, फिर मोनोपली की भी कुछ टाइप्स हैं, ओलिगोपली की भी कुछ टाइप्स हैं. ठीक है, वो हम बाद में हम विल डिस्कस दैट लेटर. ओके, तो अभी हम फिलहाल किस पे बात करें? खाली परफेक्ट पे,
मार्केट स्ट्रक्चर की दो टाइप्स हैं, परफेक्ट कंपटीशन एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन की कोई टाइप नहीं है, इसको हम एज सच पढ़ते हैं, इम्परफेक्ट की फर्दर टाइप्स होती हैं, ठीक है। ओके, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली, 3 टाइप्स आर देयर, ओके, दैट विल डिस्कस लेटर, ओके। तो अभी हम बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन की, ठीक है जी। परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर और परफेक्ट कंपटीशन की क्या फीचर्स हैं? देखिए, सबसे पहले ये फीचर्स हैं परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर की। ऑप्शन ए कह रहा है लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, बिल्कुल हैं जी, बहुत इंपॉर्टेंट और पहला फीचर जो है वो यही कहता है मार्केट परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर का, दैट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इंडीड। एक ऐसा मार्केट जहां पे बड़े सारे बायर्स हैं और बड़े सारे सेलर्स हैं, ठीक है। होमोजीनियस प्रोडक्ट, बिल्कुल, दिस इज ऑल्सो फीचर कि जो प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे वो आइडेंटिकल हैं, प्रोडक्ट्स आर आइडेंटिकल, प्रोडक्ट्स आर नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएटेड, होमोजीनियस, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स और द प्रोडक्ट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट्स ऑफ वन एंड अदर, बिल्कुल जी, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं। सब्स्टिट्यूट्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट दोज प्रोडक्ट्स विच कैन रिप्लेस ईच अदर, ठीक है। तो ये होमोजीनियस हैं, ऑफकोर्स होमोजीनियस हैं, तो दे कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर वन एंड अदर, ओके। परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज क्या है कि जो परफेक्ट नॉलेज है टू सेलर्स एज वेल एज बायर्स, ठीक है। परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर होता है जहां पे परफेक्ट नॉलेज होती है बायर्स को भी सेलर्स को भी प्रोडक्ट के बारे में, सेलर्स को तो ऑब्वियसली होगी ही, तो बायर्स को भी परफेक्ट नॉलेज होती है प्रोडक्ट के बारे में, ओके जी। फ्रीडम टू एंट्री एंड एग्जिट, बिल्कुल, फ्रीडम टू एंट्री एंड एग्जिट किसको? टू बायर्स को, ओ सॉरी सेलर्स को, ठीक है जी, सेलर्स को, बायर्स निकल गया, सेलर्स को, ठीक है। देखिए, बायर्स को तो होगी ही, बायर्स तो जिस मर्जी मार्केट में जाए ना, कस्टमर इज किंग, राइट, तो कस्टमर तो कहीं पे भी जाए, दैट इज ही इज फ्री टू एंटर और एग्जिट, बट हियर फ्रीडम टू एंट्री एंड एग्जिट किसको है जी? सेलर को, ठीक है। सेलर इज फ्री टू एंटर एंड फ्री टू एग्जिट, यानी जो भी फर्म है वो फर्म जो है मार्केट में एंटर भी कर सकती है और एग्जिट भी कर सकती है, ठीक है, ओके। और भी इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, और इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं कि इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग ऑफ फर्म्स, जो फर्म्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, उनकी कोई कार्टल्स नहीं बनते। इन परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर देयर इज नो कार्टल सिस्टम, ओके, देयर इज नो कार्टल सिस्टम। कार्टल सिस्टम किसे कहते हैं? कार्टल मीन्स ग्रुप, जब कोई ग्रुप बन जाए, ठीक है, फर्म्स का ग्रुप बन जाता है और वो ग्रुप ऐसा ग्रुप है, वो ग्रुप ये चाहता है कि मार्केट में कंपटीशन ना हो, यानी कि कोई और फर्म ना आ जाए मार्केट में, तो वो ग्रुप बना देते हैं, ग्रुप बनाते हैं, कार्टल बनाते हैं, और बाकी फर्म्स के लिए वो एक टाइप का राइवल बिहेव करते हैं और बाकी फर्म्स को एंट्री नहीं करने देते, दे फॉर्म अ कार्टल। बट यहाँ पे कार्टल नहीं बनता है परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर में, क्योंकि इतने सारे सेलर्स हैं, तो कार्टल्स कहाँ बनेगा, ये है ही नहीं फीचर परफेक्ट मार्केट का, ठीक है जी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी क्या है? परफेक्ट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हाईली मोबाइल हैं, वो काफ़ी क्या है? मोबाइल है, यानी कि वो आ जा सकते हैं, कहीं पे भी जो लेबर है वो मूव कर सकती है, आ जा सकती है, ओके। तो मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स भी हैं, राइट। तो ये सारे फीचर्स हैं परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर के, तो आंसर क्या रहना चाहिए? डी, ऑल ऑफ दी अबव, ओके। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट, परफेक्ट नॉलेज है जी, फ्रीडम टू एंट्री एंड एग्जिट है। ये किसके एग्जाम्पल है? परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर की। देखिए, होता क्या है, प्रैक्टिकली परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर जो है ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये अनरियलिस्टिक मार्केट स्ट्रक्चर है, दिस इज अनरियलिस्टिक इमेजिनरी मार्केट स्ट्रक्चर है, ये एक्चुअल में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर की, थोड़ा एग्जाम्पल से क्लैरिटी ज़्यादा हो जाती है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हम बोलेंगे एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स, जो भी एग्रीकल्चरल टूल्स हैं, या फिर वेजिटेबल मार्केट है, ये ज़्यादातर एग्जाम्पल्स होती है परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर की, जैसे एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स हैं, वेजिटेबल मार्केट है, इनफैक्ट शेयर मार्केट है, ठीक है, जहाँ पे आपको शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स वगैरह जहाँ पे सेल और परचेज होती है, ठीक है, शेयर मार्केट जो है उसको भी हम परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर की कभी कभी इसको भी हम एग्जाम्पल बोलते हैं। यस, अभी आप बोलोगे कि ये तो एग्जिस्ट करती हैं, बिल्कुल ये एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, ये एग्जिस्ट करती हैं, नो डाउट, ठीक है, लेकिन हम परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर एज सच एग्जिस्ट नहीं करता, ये अनरियलिस्टिक अप्रोच है। हाँ, इसकी एग्जांपल्स हमने रियलिस्टिक दी, इसकी एग्जांपल्स हमने रियलिस्टिक दे दी, ठीक है, सिंस दीज आर होमोजीनियस प्रोडक्ट्स। ये जो वेजिटेबल मार्केट है या जो एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स की मार्केट है, ये होमोजीनियस आइडेंटिकल चीज़ें बेचती हैं, ठीक है, ओके। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर, ओके। मे बी आपको इस तरीके का क्वेश्चन कहीं पे मिल जाए कि इनमें से जी बताइए एग्जाम्पल कौन सी है परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर की, तो दैट विल बी इजी टू कोट, ओके, ऑलराइट। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 1 का? डी, ओके। कमिंग अपॉन टू क्वेश्चन नंबर 2, in perfect market structure a firm will be in normal profit when,
ओके, द फर्म विल बी नॉर्मल प्रॉफिट व्हेन। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर में जो फर्म है वो नॉर्मल प्रॉफिट में कब होगी। अब इसमें एक चीज़ आपके लिए जानना ज़रूरी है, क्वेश्चन से पहले आप थोड़ा ये समझ लीजिए क्या होता है कि देखिए ये जो परफेक्ट मार्केट कॉम्पिटिशन होता है ना, परफेक्ट स्ट्रक्चर जो होता है ना, परफेक्ट मार्केट कॉम्पिटिशन, ये शॉर्ट रन पे भी होता है और लॉन्ग रन पे भी होता है। किस पे होता है? शॉर्ट रन पे भी हम इसको स्टडी करते हैं और लॉन्ग रन पे भी स्टडी करते हैं, ये आप याद रखना, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पे मैं एक बार फिर आऊँगी, क्वेश्चन नंबर 1 पे एक बार फिर आते हैं। ये जो फीचर है ना, ये अलग फीचर है, ठीक है। ये जो फीचर है फ्रीडम टू एंट्री एंड एग्जिट टू सेलर्स, ठीक है, सेलर्स की मतलब फर्म्स जो हैं फ्रीडम टू एंट्री एंड एग्जिट है। इसका क्या मतलब हुआ, एक बार फिर इसको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 से कंसर्न्ड है, तभी मैं इस पर फिर से आ गई। ये जो फीचर है इसका, ठीक है। देखिए फ्रीडम टू एंट्री एंड एग्जिट का मतलब है कि कोई लाइसेंसिंग नहीं चाहिए, कोई गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए, ठीक है। एनीबडी कैन एंटर, यही होता है कि आपने बिजनेस में आना है तो सपोज आपको अप्रूवल चाहिए, गवर्नमेंट लाइसेंसिंग चाहिए, गवर्नमेंट के प्रोसेस होते हैं, ठीक है, रेड टेपिज्म होता है, बहुत सारा प्रोसेस होता है, तो उससे डिले हो जाता है या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं जी हमें एंट्री मारने में मार्केट में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, कोई भी एंट्री या कोई भी एग्जिट कर सकता है, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि ये जो फ्रीडम टू एंट्री एंड एग्जिट है ना, ये है फॉर लॉन्ग रन ओनली। किसके लिए है? फॉर लॉन्ग रन ओनली। शॉर्ट रन के लिए ऐसा नहीं है। देखिए सिंप्लीफाई कर लीजिए अपने थोड़ा माइंड में कि शॉर्ट रन के लिए, जब शॉर्ट रन है, ठीक है, जब शॉर्ट रन है तब फ्रीडम टू एंट्री एंड एग्जिट पे बैरियर्स हैं, ठीक है। लॉन्ग रन में फ्रीडम टू एंट्री एंड एग्जिट पे बैरियर नहीं है, ठीक है। जब लॉन्ग रन होता है तब कोई भी एंटर कर सकता है, लेकिन जब शॉर्ट रन है तब एंट्री और एग्जिट पे बैरियर्स हैं, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ओके, तो फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट ओनली इन द लॉन्ग रन, ये जो फीचर है ओनली। लेकिन हाँ, अगर हम जनरली बात करते हैं ना, हम जनरली आपको परफेक्ट कॉम्पिटिशन का अगर आपको फीचर्स पूछ लें तो फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट इज अ फीचर ऑफ परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर, नो डाउट। लेकिन अगर थोड़ा अंदर आप डीप थोड़ा उसको स्पेसिफिक चले जाते हैं तो फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट इज द फीचर फॉर ओनली लॉन्ग रन perfect market. For short run it is not. For short run you don't have freedom to enter and exit, ठीक है, फर्म्स के लिए। समझ आ गई बात? ओके जी, अब फिर से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर जो है, अ फर्म विल बी नॉर्मल प्रॉफिट व्हेन। नॉर्मल प्रॉफिट में कब होगी? मैंने क्या कहा, एक होता है शॉर्ट रन, आपको बताया, ठीक है, एक होता है लॉन्ग रन। समझ आ गया, ठीक है, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। शॉर्ट रन है, लॉन्ग रन है, समझ आ गया। शॉर्ट रन में आप एंट्री एग्जिट कर सकते हो? नहीं कर सकते फ्रीली। लॉन्ग रन में कर सकते हो जी? बिल्कुल कर सकते हो। अब एक पॉइंट आप और समझिए यहाँ पे, ठीक है, जो शॉर्ट रन होता है ना, वहाँ पे जो फर्म होती है, अगर देखिए यहाँ पे ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, अगर आपको ऑलरेडी आता है वेरी गुड, ठीक है, आई अप्रिशिएट दैट। अगर आपको थोड़ी इसमें कन्फ्यूजन है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप कॉपी पेन लेके जो मैं पॉइंट बोल रही हूँ आप उसको लिखते चलिए, साथ में आपको बहुत हेल्प होगी, ठीक है। बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से बताऊँगी, सिंपल करके बताऊँगी, आप इसको थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए तो बहुत सही रहेगा, ठीक है। अच्छा, शॉर्ट रन की बात करते हैं तो शॉर्ट रन में देखिए क्या होता है, शॉर्ट रन में क्या होता है कि फर्म जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट भी बना सकती है, ठीक है, वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी बना सकती है और उसको लॉस भी हो सकता है। ये क्या होते हैं सुपर नॉर्मल, अभी बताती हूँ आपको, ठीक है। शॉर्ट रन में क्या होता है, फर्म्स जो हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट भी बना सकती हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी बना सकती हैं और लॉस भी उनको हो सकता है, ठीक है। जबकि जो लॉन्ग रन है उसमें जो फर्म्स हैं वो खाली नॉर्मल प्रॉफिट बना सकती हैं, बस। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। क्या होता है, शॉर्ट रन में तीन तरीके की का कंक्लूजन निकलेगा, या तो फर्म नॉर्मल प्रॉफिट बनाएगी। देखो नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब हो गया नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब ओके प्रॉफिट बनेगा उसको, ठीक है ना। सुपर नॉर्मल का मतलब हो गया एक्स्ट्रा प्रॉफिट, या फिर हम इसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी कहते हैं, सुपर नॉर्मल को हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी कहते हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट भी कहते हैं, ठीक है। और लॉस होगा या फिर उसको, ठीक है जी। लॉन्ग रन में उसको खाली नॉर्मल प्रॉफिट होगा, लॉन्ग रन में उसको लॉस भी नहीं होगा, उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं होगा, ठीक है। क्या कैसे नहीं होगा वो भी आगे डिस्कस करूंगी, ठीक है। ये फिलहाल आपको समझ आ गया, ओके। अब आ जाइए फिर से इस क्वेश्चन पे। अब क्या है, अब एक चीज़ और समझिए आप, यहाँ शॉर्ट रन लॉन्ग रन समझ आ गया, ओके जी। अब देखिए एक चीज़ और समझिए, क्या होता है कि जब हम बात करते हैं इसकी परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर की, सो व्हाट वी हैव, एक्स एक्सिस पे आप ले लीजिए क्वांटिटी, ये थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा, ठीक है। वाई एक्सिस पे आप ले लीजिए प्राइस, इनफैक्ट वाई एक्सिस पे भी बहुत कुछ आने वाला है। देखिए ये है मेरी एक हॉरिजॉन्टल लाइन,
ठीक दिख रही है आपको, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये जो लाइन है ये होती है, ये जो लाइन है ये डिपिक्ट करती है MR यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू को भी, प्राइस को भी और एवरेज रेवेन्यू को भी और डिमांड को भी। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। कैसे याद रखनी है अभी मैं बताती हूँ। क्या होता है परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर के लिए, ये होता है परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर के लिए क्या होता है, फिर से बता देती हूँ एक बार, इसी पे सारा कुछ बेस्ड है, बस ये समझ आ गया सारा कुछ बेस्ड है। देखिए क्या होता है परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर में, क्या होता है ये जो लाइन होती है ना ये हॉरिजॉन्टल होती है प्राइस की, ठीक है। प्राइस की लाइन जो है हॉरिजॉन्टल होती है और हम इसको कह सकते हैं ये डिमांड की भी लाइन है। क्यों? क्योंकि परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर में हम ये कहते हैं कि जो प्राइस है वो एक ही प्राइस है जिस पे सारी फर्म्स ने प्रोडक्ट को सेल करना है। हर प्राइस पे जो फर्म है वो प्रोडक्ट सेल कर सकती है। ये क्वांटिटी है मेरी, मैं इस क्वांटिटी पे मतलब जितनी मर्जी प्राइस है, ठीक है, जितनी मर्जी क्वांटिटी है मैं उस प्राइस पे उसको सेल कर सकती हूँ। होमोजेनियस प्रोडक्ट होते हैं, प्राइस एक ही होता है प्रोडक्ट का, सारी फर्म्स एक ही प्राइस पे सेल करती हैं। परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर में क्या होता है, परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर में सारी फर्म्स जो हैं वो एक ही प्राइस पे कमोडिटीज़ को बेचती हैं, याद रखना, ठीक है। तो जब एक ही प्राइस पे कमोडिटीज़ को बेचती हैं, प्राइस यानी सेम होता है, प्राइस इज सेम इन परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर, प्राइस इज सेम फॉर द कमोडिटीज़ फॉर ऑल द फर्म्स, ओके, फॉर सिमिलर कमोडिटीज़, ठीक है ना, फॉर सिमिलर कमोडिटीज़ प्राइस इज सेम, ओके। तो हर प्राइस पे सेम क्वांटिटी जो है फर्म्स बेचती हैं, ठीक। प्राइस जो ये प्राइस कर्व है, ठीक है ना, ये प्राइस कर्व है, जो यहाँ पे प्राइस कर्व होती है वही डिमांड कर्व भी होती है, वहीं आपकी एवरेज रेवेन्यू कर्व भी होती है, ठीक है, और वहीं आपकी एवरेज रेवेन्यू कर्व भी होती है, वहीं आपकी मार्जिनल रेवेन्यू कर्व भी होती है। फिर से एक बार बता देती हूँ जी क्या होता है। देखिए कॉस्ट अभी आपने नहीं इसमें पढ़ा है, एक्चुअली क्या है, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट कर देती हूँ, सॉरी। कॉस्ट जो टॉपिक है ना वो आपका एज सच इकोनॉमिक्स में सिलेबस में गिवन नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्शन जो हमने अभी कर लिया है ऑलरेडी, उसमें भी कॉस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें मार्केट स्ट्रक्चर में तो है ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कॉस्ट यहाँ पे है, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू इज़, क्योंकि यहाँ पे भी कॉस्ट समझाने लगी तो ये रह जाएगा, कॉस्ट ही चल पड़ेगा फिर, ठीक है। कॉस्ट भी समझना टेक्निकल है, अच्छा मतलब अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है खैर समझने के लिए। तो व्हाट आई विल डू इज़ इफ़ यू सजेस्ट, ठीक है, अगर आप चाहते हो तो मैं कॉस्ट के लिए अलग से आपको एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू क्या कैसे होता है, कैसे हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर इफ़ यू वांट टू नो कैसे उनकी कर्व्स बनती हैं तो फिर उनका अलग से मैं एक MCQ लेके आ जाऊँगी। मे बी आपको कॉस्ट इनडायरेक्ट है, आपके सिलेबस में डायरेक्टली तो नहीं पूछा है, बट आपको कॉस्ट रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। कॉस्ट जो है आपका अकाउंट्स में भी होगा टॉपिक, तो व्हाट आई विल डू इज़ कि एक कंबाइंड एक कॉस्ट का जो है अकाउंट्स एज वेल एज इकोनॉमिक्स, इफ़ यू वांट तो आई कैन हैव अ लेक्चर ऑन और आई इन MCQ फॉर्म ओनली और वट एवर फॉर्मेट, ठीक है। तो मैं एक कंबाइंड कॉस्ट का लेके एक लेक्चर आ सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट यहाँ पे अगर मैं समझाने लगी तो फिर कॉस्ट में ही हो जाएगा सारा लेक्चर, ठीक है। तो फिलहाल देखिए आप इतना समझिए कि प्राइस जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है और एवरेज रेवेन्यू के भी बराबर होता है, ठीक है, समझ आ गया। और डिमांड भी इनफैक्ट यही है, डिमांड इज इक्वल टू प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इन केस ऑफ परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर, ओके। और ये जो कर्व है ये होती है मार्जिनल कॉस्ट कर्व। मार्जिनल कॉस्ट कर्व की जो शेप होती है ना वो हमेशा ऐसे टिक की फॉर्म में होती है, ऐसे टिक लगाते हैं तो वो मार्जिनल कॉस्ट की शेप होती है, ठीक है। ये है आपकी मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ठीक है। एक बार फिर बता देती हूँ, ये कौन सी कर्व है, प्राइस इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू डिमांड, ठीक है जी, ये इक्वल होते हैं यहाँ पे, ठीक, ओके। क्योंकि प्राइस एक जैसा होता है, प्राइस एक जैसा होता है इसीलिए मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू सेम होता है। और ये है आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ठीक है। अब ये जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है ना, जहाँ पे ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है आपकी एवरेज कॉस्ट कर्व को, जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो एवरेज कॉस्ट कर्व को काटेगी, ठीक है, दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये कौन सा पॉइंट है जी, इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, इक्विलिब्रियम। और ये आ गई आपकी एवरेज कॉस्ट कर्व, फिर से ड्रॉ कर देती हूँ एक बारी, ठीक है। ये है आपकी एवरेज रेवेन्यू कर्व, ठीक है, और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व और प्राइस और डिमांड, ठीक। ये रही आपकी क्या, मार्जिनल कॉस्ट की कर्व। और एवरेज कॉस्ट जो होती है ना वो हमेशा यू शेप्ड होती है, ठीक है, एवरेज कॉस्ट जो होती है हमेशा यू शेप्ड होती है, ठीक है। एवरेज कॉस्ट क्या होगी,
कि जो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कितनी क्वांटिटी आपने प्रोड्यूस की। ओके, टोटल कॉस्ट में जो चेंज आती है उसको हम एवरेज कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, एवरेज कॉस्ट कर्व की जो शेप होती है वो हमेशा ऐसे होती है। ठीक, अब ये जो एवरेज, ये क्या होगी, एवरेज कॉस्ट। ठीक, अब ये जो एवरेज कॉस्ट कर्व है, इसने जहाँ पे एवरेज रेवेन्यू को काटा, ये जहाँ पे, ठीक है, ये दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम एंड दिस इज द पॉइंट वेयर द फर्म विल हैव नॉर्मल प्रॉफिट। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो फर्म है उसको क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट होगा। ओके, तो यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर अ फर्म विल बी इन नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट में फर्म कब होगी, जब एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट होगा। अगर यहाँ पे ऐसा होता है कि जहाँ पे एवरेज रेवेन्यू जो है या एवरेज कॉस्ट जो है वो एवरेज रेवेन्यू को कट करती है, तो दैट इज ऑल्सो द आंसर। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम एज वेल एज दिस इज द पॉइंट वेयर द फर्म विल हैव नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, ग्राफ आपको थोड़ा सा याद हो गया, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ये मार्जिनल कॉस्ट है आपकी। ठीक है जी, ये कौन सी है, दिस इज योर एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस और डिमांड। ठीक है, ये है आपका, ये है आपकी कौन सी कर्व, एवरेज कॉस्ट कर्व। ये दिमाग में बैठ गई, एवरेज कॉस्ट कर्व है। अब क्या होगा, देखिए ये एवरेज कॉस्ट कर्व यहाँ है। अगर मैं इस एवरेज कॉस्ट कर्व को थोड़ा नीचे बना दूँ, इसको आप रब कर लीजिए, अब एवरेज कॉस्ट कर्व जो है मेरी थोड़ी नीचे आ गई। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एवरेज कॉस्ट जो है ना, एवरेज कॉस्ट जो है वो क्या हो गई, नीचे आ गई। ठीक है, ओके, एवरेज कॉस्ट जब कम होगी, अब यहाँ पे एवरेज कॉस्ट कम है किससे, एवरेज रेवेन्यू से। एवरेज रेवेन्यू ऊपर है ना, एवरेज कॉस्ट जो है वो नीचे है। ओके, तो यहाँ पे जो फर्म है वो क्या करेगी, यहाँ पे इस शेप में जो फर्म है, व्हाट दैट विल डू, वो क्या करेगी, उसको प्रॉफिट होगा। यहाँ पे क्या होगा, उसको कैसा प्रॉफिट होगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। ठीक है, और जब कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है, कॉस्ट जो है वो जब कम होगी एवरेज रेवेन्यू से, यानी कि जब एवरेज रेवेन्यू जो है वो बड़ा होगा किससे, एवरेज कॉस्ट से, तब जो है फर्म क्या करेगी, तब जो है फर्म उसको क्या होगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। ऐसा ही होगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। ठीक है, ओके, देखिए फिर से बता देती हूँ एक बारी, ये है, दिस इज योर एवरेज रेवेन्यू कर्व। ठीक, दिस इज योर मार्जिनल कॉस्ट कर्व एंड दिस इज योर एवरेज कॉस्ट। ये कौन सी कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट यहाँ पे क्या हुई, एवरेज कॉस्ट नीचे आ गई। ठीक है, यानी कॉस्ट कम है, कॉस्ट कम है। ओके, और रेवेन्यू यहाँ पे ज़्यादा है, तो रेवेन्यू ज़्यादा है, तो ये कौन सा केस हो गया, ये केस आ गया आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का। ठीक, अब एक और केस है, केस 3। केस 3 में क्या हो गया, ये क्या है, आपकी एवरेज रेवेन्यू है या मार्जिनल रेवेन्यू है। ठीक है, ये अगेन ये क्या है, मार्जिनल कॉस्ट है। अब यहाँ पे जो आपका एवरेज कॉस्ट है वो ये ऊपर आ गई। एवरेज कॉस्ट का ही खेल है, ऊपर नीचे हो रही है। यहाँ पे एवरेज कॉस्ट जो है वो ऊपर आ रही है। अब यहाँ पे एवरेज कॉस्ट आपकी ऊपर आ गई, तो ये वाला जो एरिया है, ये एरिया आ गया आपका लॉस का। यानी कि इस केस में क्या होगा, एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू, सो दिस इज द केस ऑफ द लॉस ऑफ द फर्म। ओके जी, अब ये देखिए इसी क्वेश्चन में तीनों निकल जाते हैं। इन परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर अ फर्म विल बी नॉर्मल प्रॉफिट व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। ठीक है, ये इसका आंसर है फिलहाल क्वेश्चन नंबर 2 का ए आंसर है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे पूछा होता नॉर्मल प्रॉफिट की जगह सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट या एबनॉर्मल प्रॉफिट भी कहते हैं। अगर आप एबनॉर्मल प्रॉफिट भी सुनोगे वही है। एबनॉर्मल प्रॉफिट का केस कब होगा, ये वाला, जब एवरेज रेवेन्यू जो है एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होगी। ऑब्वियसली रेवेन्यू जब ज़्यादा होगी कॉस्ट से। ठीक है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, दिस इज द केस ऑफ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, दिस इज द केस ऑफ लॉस। ये जो सी पार्ट है, सी पार्ट जो है, दिस इज द केस ऑफ लॉस, यानी जब कॉस्ट ज़्यादा होगी रेवेन्यू से। समझ आ गया? ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 सेज इन परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर अ फर्म विल बी इन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट व्हेन। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा, अभी हमने डिस्कस किया, व्हेन AR इज ग्रेटर देन AC। ओके, जब रेवेन्यू इज ग्रेटर देन कॉस्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 सेज इन परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर प्राइस इज डिटरमिन्ड बाय। परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर में प्राइस कौन डिटरमिन करता है, क्या मार्केट फोर्सेस करती हैं, बाय फर्म्स देमसेल्व्स, बाय गवर्नमेंट या बाय राइवल्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, बाय मार्केट फोर्सेस। ए इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं और जहां पे अ फर्म इज अ प्राइस टेकर। फर्म इज अ प्राइस
टेकर। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, फर्म जो है वो प्राइस टेकर है, वो खुद से प्राइस नहीं डिटरमिन करती, मार्केट फोर्सेस डिटरमिन करती हैं प्राइस क्या होना चाहिए। और मार्केट फोर्सेस क्या होती हैं, डिमांड एंड सप्लाई। क्या होती हैं जी, डिमांड और सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट डिसाइड करती है कि फर्म्स किस प्राइस पे बेचेंगी। फर्म जो हैं दे आर प्राइस टेकर इन केस ऑफ परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे एज अगेंस्ट मैं मोनोपोली की बात करूं, मोनोपोली अभी मैंने आगे पढ़ना है। मोनोपोली का मतलब होता है जहां पे सिंगल सेलर हो। जब सिंगल सेलर है तो वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता है, प्राइस डिटरमिन भी खुद करता है। ठीक है, वो क्या करता है, वहां पे उसकी मर्जी है, वो जितना मर्जी प्राइस सेट कर सकता है। इन दैट केस अ फर्म इज अ प्राइस मेकर। मोनोपोली में फर्म जो है प्राइस मेकर होती है। परफेक्ट में जो फर्म है वो प्राइस टेकर होती है, उसको प्राइस खुद से डिसाइड नहीं कर सकती। जो मार्केट ने प्राइस डिसाइड किया है, मार्केट फोर्सेस ने, डिमांड और सप्लाई ने, उसको वही प्राइस लेके चलना पड़ता है। ठीक है, तभी तो हमने कहा कि जो प्राइस की जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल है, जिस मर्जी जो भी प्राइस सेट हो उस पर आप क्वांटिटी जो है वो सेल करोगे। ठीक है जी, कमिंग अपॉन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन 5th इज सेइंग स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट कहती है अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन price is determined by the interaction of market forces. The importance of demand and supply in determining the price is known as market mechanism. Statement 2। ठीक है जी, तो स्टेटमेंट 1 कह रही है कि जो प्राइस है वो डिटरमिन करती है बाय मार्केट फोर्सेस, जब इंट्रैक्शन होती है मार्केट फोर्सेस की। तो बिल्कुल सही, अभी हमने ये डिस्कस किया। और जो इंपॉर्टेंस है डिमांड और सप्लाई का इन डिटरमिनिंग द प्राइस, इसको मार्केट मैकेनिज्म कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं, मार्केट मैकेनिज्म कहते हैं जब डिमांड और सप्लाई जो है उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी जब इंट्रैक्शन होती है इन डिटरमिनिंग द प्राइस। तो बिल्कुल सही, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो व्हाट शुड बी द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी, बोथ द स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर करेक्ट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। ओके जी, कमिंग अपॉन टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज सेइंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट स्ट्रक्चर डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक। डिमांड जो है वो परफेक्टली इलास्टिक किस मार्केट स्ट्रक्चर में होती है? Is it perfect competition? Is it monopoly? Is it monopolistic or is it oligopoly? तो कहाँ पे होती है जी perfectly elastic? Obviously कहाँ पे होती है? perfect competition में होती है। जो डिमांड कब है that is perfectly elastic। ठीक है, परफेक्टली चेंज हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए प्राइस का बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पे। यहाँ पे अगर क्या होता है परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर में, अगर जरा सा भी स्लाइट चेंज इन द प्राइस में स्लाइट भी चेंज आए तो डिमांड में बहुत ज़्यादा झटपट चेंज आ जाती है डिमांड में। ठीक है, तो a small change in price can bring huge changes in the demand. So that is why the demand is perfectly elastic in case of perfect market structure. और जो डिमांड की जो कर्व है दैट इज़ हॉरिजॉन्टल। ये जो है आपकी डिमांड है, यही आपकी प्राइस है, यही आपका AR है, यही आपका MR है। हमने अभी ये डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये है जी आपकी डिमांड परफेक्टली इलास्टिक एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इन केस ऑफ परफेक्ट मार्केट कॉम्पिटिशन। ठीक है, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली का विल कम शॉर्टली, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6 इज ए। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में डिमांड जो है परफेक्टली इलास्टिक होती है, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 सेज विच इज द मोस्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर। सबसे कॉम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर कौन सा है? परफेक्ट है, मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक है जी, ओलिगोपोली है। तो क्या है इसका आंसर? परफेक्ट मार्केट। ए, परफेक्ट मार्केट जो है सबसे ज्यादा इट इज द हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर। अभी आप बोलेंगे कि मैम मोनोपोलिस्टिक भी है, इफ यू हैव ऑलरेडी रेड दिस मार्केट स्ट्रक्चर, तो बिल्कुल मोनोपोलिस्टिक भी है, लेकिन मोनोपोलिस्टिक को हम फेयरली कॉम्पिटिटिव कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? फेयरली कॉम्पिटिटिव कहते हैं। इंडीड मोनोपोलिस्टिक भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, बट उसको हम फेयरली कॉम्पिटिटिव कहते हैं। ठीक है, और जो मोस्ट कॉम्पिटिटिव है वो हम परफेक्ट मार्केट लेके चलते हैं। ठीक है जी, तो आंसर जो है दैट इज option number A for question number 7. Perfect market is the most competitive market in market structure. Okay, coming upon to question number 8. In which of the following structure would price be the key factor when competing? जब हम compete कर रहे हैं मार्केट में तो प्राइस जो है वो की फैक्टर होगा किस स्ट्रक्चर में? तो ऑब्वियसली कहाँ होगा? परफेक्ट में। D is the right answer for question number 8. परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्राइस जो है दैट इज द की फैक्टर ऑफ कोर्स। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 9 says in perfect market structure elasticity of demand for firms demand is। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब चेंज इन डिमांड, है ना, यही पढ़ा था। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस जब हमने डिमांड का चैप्टर किया था। देखिए, इफ़ यू आर लाइक सीइंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आई वुड सजेस्ट यू कि जो हमारी जितनी भी जो मेरी MCQ सीरीज़ हैं, आप राइट फ्रॉम दी डिमांड जो पार्ट 1 है, ठीक है, वहाँ से लेके अभी तक आप देखिए तो आपको थोड़ा इकोनॉमिक्स का जो भी हमने किया है डिस्कस वो समझ आएगा। कुछ टर्म्स जो हैं जो मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ उसको मैं जल्दी में बताती हूँ, इतना एक्सप्लेन नहीं करती। तो अगर
आपने आप 1 से लेके अभी तक देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी, काफ़ी ज़्यादा टर्म्स जो है वो और समझ में आएंगी, ठीक है। ओके, सो कमिंग अपॉन टू क्वेश्चन नंबर 9 अगेन, परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर जो है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या हुआ, चेंज इन डिमांड, है ना, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, ठीक है। चेंज इन डिमांड, तो चेंज इन डिमांड जो है उसको क्या इफेक्ट होगा, देखिए चेंज इन डिमांड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर में क्या होता है, प्राइस में अगर जरा सा भी चेंज, स्लाइट चेंज इन द प्राइस कैन ब्रिंग ह्यूज चेंजेस इन द डिमांड, अभी बताया, ठीक है। तो वो चेंज इन डिमांड क्या होगी, दैट विल बी इनफाइनाइट। ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है ना, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है इन केस ऑफ परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर वो क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, ठीक है जी। ऐसे भी लिखते हैं ना इनफाइनाइट को, इन्फिनिटी होती है, ठीक है, इनफाइनाइट होती है। ओके, so option C is the correct answer for question number 9. Question number 10 says in perfect market competition firms in the long run can earn only, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि शॉर्ट रन में नॉर्मल, सुपर नॉर्मल और एक्स्ट्रा नॉर्मल और एबनॉर्मल और लॉस तीनों होते हैं, ठीक है। और लॉन्ग रन में क्या होता है, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होता है फर्म को, तो क्या होता है, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। ओके ए, अब ये ऐसा क्यों होता है, देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ क्यों होता है ऐसा। देखिए लॉन्ग रन में हमने क्या कहा कि एनी फर्म कैन एंटर, एनी फर्म कैन एग्जिट, है ना, कोई फर्म आ भी सकती है, जा भी सकती है। अब क्या हो रहा है, सपोज करिए आप ये कंडीशन, सपोज करिए कि फर्म्स को बड़ा प्रॉफिट होने लगा, जो फर्म्स हैं परफेक्ट मार्केट में, एक ऐसा मार्केट है, काफ़ी सारी फर्म्स हैं, है ना, यहाँ पे जो फर्म्स हैं उनको काफ़ी प्रॉफिट होने लगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, जब बाकी फर्म्स बाहर से देखेंगे कि अरे भाई यहाँ पे तो बड़ा प्रॉफिट हो रहा है, तो काफ़ी सारी फर्म्स जो हैं वो एंटर करने की कोशिश करेंगी, है ना, काफ़ी फर्म्स जो है एंटर कर जाएंगी प्रॉफिट को देख के। तो जब काफ़ी फर्म्स एंटर करने शुरू होंगी तो वो जो प्रॉफिट था वो शेयर वो बट नहीं जाएगा बाकी फर्म्स में भी, है ना, वो बाकी फर्म्स में भी बढ़ जाएगा, तो सप्लाई या फिर सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, है ना, तो सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी तो जो प्रॉफिट है वो कम होने शुरू हो जाएगा, तो बैक टू नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएंगे सारे। अब इसका उल्टा केस देखिए, अगर सपोज अब फर्म्स को लॉस होने लगा, अब फर्म्स को क्या होने लगा, लॉस, तो जब फर्म्स को लॉस होने लगा तो क्योंकि फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट है तो फर्म्स क्या करेंगी, एग्जिट होने शुरू हो जाएंगी। अब जब फर्म्स एग्जिट होने शुरू हो जाएंगी, जब फर्म्स जो है वो एग्जिट होने शुरू हो जाएंगी तो सप्लाई जो है फिर से कम हो जाएगी, ठीक है, सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। ओके, तो फिर से जो है बैक टू द ट्रैक, फिर से नॉर्मल प्रॉफिट में आ जाएंगे वो सारे, ठीक है। तो फ्री एंट्री टू फ्री एग्जिट ऑफ द फर्म्स इन द लॉन्ग रन की वजह से क्या होगा, जो फर्म्स हैं उनको केवल नॉर्मल प्रॉफिट ही होगा लॉन्ग रन में। ओके, तो द फर्म्स विल हैव ओनली नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। ओके जी, कमिंग अपॉन टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 सेज इन परफेक्ट मार्केट कॉम्पिटिशन फर्म्स इन द शॉर्ट रन कैन अर्न ओनली। शॉर्ट रन में फर्म्स को क्या मिलेगा, अब क्या अर्न करेंगी, वो ओनली तो नहीं आएगा इसमें क्योंकि ओनली तो होता नहीं है ना, तो ओनली को हम काट देते हैं, ठीक है। तो इन परफेक्ट मार्केट कॉम्पिटिशन फर्म्स इन द शॉर्ट रन कैन अर्न, शॉर्ट रन में क्या मिल सकता है उनको, नॉर्मल भी मिल सकता है, सुपर नॉर्मल भी मिल सकता है, लॉस भी मिल सकता है, तो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर डी, ठीक है। ओके, ये याद रहेगा। ओके जी, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 says, and the last question of today's session, question number 12 says, in case of perfect competition के केस में a firm is able to charge higher price, बिल्कुल नहीं, फर्म के पास तो पावर ही नहीं है, फर्म doesn't have discretion, उसके पास डिस्क्रिशन पावर नहीं है कि वो डिसाइड कर सके, डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती फर्म्स के पास प्राइसेस को लेके, ठीक है जी। तो हायर प्राइस वो नहीं, ऑब्वियसली नहीं अप्लाई कर सकती। अ फर्म इज एबल टू चार्ज यूनिफॉर्म प्राइस, हाँ यूनिफॉर्म प्राइस तो है, ठीक है। अ फर्म इज एबल टू सेल एनी अमाउंट एट प्रिवेलिंग प्राइस, बिल्कुल, जो फर्म है वो कोई भी अमाउंट सेल कर सकती है, ठीक है जी, कोई भी अमाउंट सेल कर सकती है प्रिवेलिंग प्राइस पे, तभी तो डिमांड जो है वो इलास्टिक है, ठीक है। ओके, तो फर्म इज एबल टू सेल एनी अमाउंट एट द प्रिवेलिंग प्राइस, बिल्कुल, ठीक है। तो बोथ बी एंड सी इज द आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर, बोथ बी एंड सी फॉर क्वेश्चन नंबर 12। ओके जी, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज सेशन, टेक केयर, बाय बाय।